दोस्तों नमस्कार। हमारी पाठशाला के इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं IC38 की। IC38 के आज चैप्टर नंबर 5 पर हम चर्चा करेंगे, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। दोस्तों इसके पहले कि हम ये कक्षा शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके पहले हमारे जितने वीडियोज़ हैं उनको देखिए और पहला वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव आपको दिए गए हैं, जो निश्चित तौर पे परीक्षा को अटेम्प्ट करने में, परीक्षा को समझने में आपकी मदद करेगा। जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत, जो कारोबार होता है उसके कुछ ना कुछ कानूनी पहलू होते हैं और कुछ कानून बनाए जाते हैं उसको व्यवस्थित तौर पे चलाने के लिए, उस कारोबार को नियंत्रित करने के लिए, उन्हीं को हम जो है कानूनी सिद्धांत कहते हैं। और जो जीवन बीमा है वो मूल रूप से कुछ सिद्धांतों पे चलता है। वो क्या सिद्धांत हैं वो उस पे हम चर्चा करेंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है उन सिद्धांतों पे काम होता है और बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कभी बदलते नहीं है, वो हमेशा वो चलते हैं। तो बीमा समुदाय बीमा एक संविदात्मक समझौता है जो विशिष्ट जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के रूप में एक मूल्य लेता है। दोस्तों जो बीमा है वो एक संविदा है। संविदा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि दो पक्षों के बीच में अगर किसी बात को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, समझौता मतलब एक समझ बन जाए, तो उसको हम संविदा कहते हैं। तो बीमा भी एक संविदा है जिसमें एक पक्ष जो है वो बीमा धारक होता है, मतलब जो ग्राहक होता है, और दूसरा पक्ष जो है वो बीमा कंपनियां होती हैं। तो दोनों के बीच में एक बात को लेकर सहमति हो जाती है कि मैं, जैसे ग्राहक बोलता है कि मुझे इतने का बीमा चाहिए, तो बीमा कंपनी उससे सहमत होती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी को हम बीमा संविदा कहते हैं। और बदले में बीमा कंपनियां जो है वो प्रीमियम चार्ज करती हैं, प्रीमियम चाहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कार का अगर बीमा कराना चाहते हैं, तो आपकी कार अगर 10 लाख की है तो आपको एक प्रस्ताव देना पड़ेगा बीमा कंपनी को। यानी यहाँ पर प्रस्ताव शब्द जो है उसको याद रखिएगा। सबसे पहले बीमा कराने के लिए प्रस्ताव देना पड़ता है, और उस प्रस्ताव को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना ये बीमा कंपनी का निर्णय है। कि अगर मान लीजिए उनको जोखिम ज़्यादा लगता है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में अगर बीमा कंपनी को जोखिम ज़्यादा दिखता है, तो बीमा कंपनी उस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती है। और अगर बीमा कंपनी स्वीकार करती है तो उसके बदले में बीमा कंपनी प्रीमियम के रूप में भुगतान लेती है। ठीक है, तो ये एक संविदा है। संविदात्मक समझौता बीमा पॉलिसी के रूप में होता है, यानी जब दोनों दो पक्षों के बीच में समझौता हो गया, संविदा हो गया, तो उसका जो प्रमाण होता है वो बीमा पॉलिसी होती है, जो दस्तावेज होता है। जैसे आप अगर दो पक्ष मतलब आप अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने वाला और बेचने वाला मिलके एक कोर्ट में जाके एक पेपर तैयार करते हैं, जिसको हम डीड एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो एक दस्तावेज है जो समझौते का प्रमाण है। तो उसी तरीके से बीमा जो होता है एक समझौता है, और उसका जो प्रमाण है इस समझौते का वो कानूनी दस्तावेज, उसका पॉलिसी बॉन्ड होता है। संविदा कानून द्वारा लागू किए करने योग्य दो पक्षों के बीच किया जाने वाला समझौता है। ये तो क्लियर हो गया। अब भारतीय संविदा अधिनियम 1872, 1872 दोस्तों ये बहुत पुराना एक कानून है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। तो ये भारतीय संविदा अधिनियम है, ये हर जगह लागू होता है, और ये बीमा के क्षेत्र में भी ये जो अधिनियम है लागू होता है। इसी अधिनियम के तहत मूल रूप से बीमा जो संविदा है वो होता है। ठीक है, जिसमें बीमा पॉलिसी दो पक्षों यानी कि बीमाकर्ता, बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच एक संविदा होता है। अब वैध कानूनी संविदा के तत्व, एक वैध कानूनी संविदा के लिए क्या क्या तत्व जरूरी हैं, क्या क्या मूल चीजें जरूरी हैं। प्रस्ताव और स्वीकृति, मैंने जैसे कहा कि अगर आप कोई समझौता किसी के साथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रस्ताव देना पड़ेगा कि मैं अमुक काम या अमुक चीज के लिए आपसे एक समझौता करना चाहता हूँ। अगला पक्ष उस पर सहमति देता है, यानी उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तभी वो दोनों पक्षों के बीच में समझौता संभव है। अगर एक पक्ष उस पर अस्वीकृत कर देता है या स्वीकार नहीं करता है, तो ये समझौता संभव नहीं है। पक्षों के बीच समझौता, यानी दोनों पक्ष के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पक्षों की क्षमता, दोनों पक्ष सक्षम हो। ऐसा ना हो कि पता लगे कि आप 10 करोड़ का बीमा लेना चाहते हैं और आप जो है रिक्शा चलाते हैं। यानी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति 10 करोड़ का अगर पॉलिसी लेगा तो उसका प्रीमियम कहाँ से भरेगा। यानी उस समझौता तो करना चाहता है लेकिन वो सक्षम नहीं है। तो क्षमता भी यहाँ देखी जाएगी कि दोनों पक्ष जो है वो सक्षम है कि नहीं, है ना। और जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई आपके शहर का कोई एक व्यापारी है, वो बोलता है कि मैं आपका बीमा करूंगा, तो क्या वो बीमा करने के लिए सक्षम है? बीमा करने के लिए उसके पास लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है? नहीं है। यानी
बीमा कंपनी जो बीमा करती हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो सक्षम हो। प्रतिफल कंसिडरेशन, यानी जब आप कोई समझौता करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका को कुछ ना कुछ फायदा दिखना चाहिए। जैसे आप अगर बीमा करवा रहे हैं तो आपका फायदा ये है कि आप अपने जोखिम को बीमा कंपनी की तरफ हस्तांतरित कर रहे हैं और आप एक निश्चिंतता ले रहे हैं, तो आपका फायदा हो गया। और बीमा कंपनी का प्रतिफल ये है कि वो बदले में प्रीमियम के रूप में मूल्य ले रही हैं। ठीक है, तो दोनों का विन विन सिचुएशन बोलते हैं, यानी दोनों को फायदा होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति का मतलब होता है दोस्तों कि किसी तरह का कोई दबाव में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे आप अगर बीमा कंपनी को अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक से फोन करवा रहे हैं कि नहीं, इनका प्रस्ताव से स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, है ना। या आपको दबाव से बोला नहीं आपको बीमा तो कराना ही पड़ेगा, तो आप वो स्वतंत्र सहमति नहीं हो सकती। कराने वाला और बीमा करने वाला दोनों की स्वतंत्र सहमति जरूरी है। वैधता, वैधता का मतलब होता है दोस्तों लीगैलिटी, यानी कोई भी समझौता तभी मान्य होगा जब वो कानूनी रूप से वैध हो। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी को मारने के लिए अगर किसी के साथ समझौता कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को आपको मारना है और इसके लिए मैं आपको इतना भुगतान या पैसे दूंगा, तो वो वैध समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जो उद्देश्य है उस समझौते का वो अवैधानिक है, यानी कानून उसकी मान्यता नहीं देता। इसलिए ऐसा कोई भी समझौता जिसका एंड रिजल्ट यानी अंतिम जो उद्देश्य है वो कानूनी ना हो, तो वो जो है लीगल या वैध कानूनी संविदा नहीं माना जा सकता। तो इसके ठीक विपरीत जो है किसी भी संविदा के स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ना कि निम्न कारण। ठीक है, दबाव नहीं होना चाहिए, ये आपको मैं बता दिया। आपराधिक तत्वों के माध्यम से डाला गया दबाव, अनुचित प्रभाव, है ना, प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अनुचित लाभ उठाने की कोशिश, यानी किसी सांसद, नेता, मंत्री, पुलिस वालों से आप जो है दबाव नहीं डलवा सकते। धोखाधड़ी, है ना, जानबूझकर सत्यता को छिपाना, बीमा का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, गलत बयानबाजी, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है, जैसे प्रस्ताव पत्र जो होता है वो एक पूरा डिटेल आपको देना पड़ता है, उसमें आपका स्वास्थ्य कैसा है। जैसे बीमा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, बीमा कराते समय ये बेसिक शर्त है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक 12-15 पन्ने का प्रस्ताव पत्र हर कंपनी का होता है जिसको ग्राहक को भर के देना पड़ता है बीमा कराने से पहले। तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना जो है ये बीमा कंपनी का अपना निर्णय है। लेकिन अगर आप प्रस्ताव पत्र में कोई जानकारी गलत दे रहे हैं और उसके आधार पर अगर बीमा कंपनी उसको मान ली है, तो भी जो है आपका प्रस्ताव जो है बाद में अस्वीकृत किया जा सकता है, या जो समझौता या जो संविदा है उसको निरस्त किया जा सकता है। गलत बयानबाजी, झूठ बोलकर बीमा कराना, यदि आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रस्ताव पत्र में कि आप प्रस्ताव पत्र ये पूछता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने लिखा मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य वास्तव में खराब है, आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो आपने गलत बयानबाजी करके प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया, लेकिन बाद में बीमा कंपनी उस प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है। मतलब आप अगर अनजाने में भी अगर कोई गलती करते हैं तो उस आधार पे वो प्रस्ताव पत्र जो है वो बाद में अस्वीकृत हो जाएगा। परम सद्भावना का सिद्धांत, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों बीमा कारोबार में या बीमे के दुनिया में। मतलब इसको कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, यानी इसमें मैंने जैसे कहा कि बीमा जो है एक संविदा है और इसमें एक प्रस्ताव होना जरूरी है और प्रस्ताव की स्वीकृति होना जरूरी है। तो दोनों पक्षों के लिए परम सद्भावना का सिद्धांत काम करता है। कैसे? कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रस्ताव पत्र में आपने लिखा कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तो बीमा कंपनी आपका जांच करे ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपके प्रस्ताव पत्र में आपने जो लिखा है उसको सद्भावना पूर्वक सही मानते हुए बीमा कंपनी आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। और इस अधिनियम या इस सिद्धांत के तहत अगर बाद में पता चलता है कि आपने जो जानकारी दी थी वो गलत थी, यानी सद्भावना पूर्वक आपकी जानकारी को आपके द्वारा दी हुई जानकारी को हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आपने गलत जानकारी दी थी, तो उस आधार पे आपका जो संविदा है उसको निरस्त किया जा सकता है। तो परम सद्भावना का सिद्धांत ये है, दोनों पक्षों के लिए लागू होता है। बीमा कंपनी जो कह रही है उसको भी ग्राहक परम सद्भावना को ध्यान में रखकर या उस सिद्धांत के तहत उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, यह बीमा संविदा का एक मौलिक सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा, इसका मतलब कि संविदा करने वाले प्रत्येक पक्ष बीमा वस्तु के संबंधित सभी तथ्यों को प्रदर्शित करेगा। परम सद्भावना की संकल्पना को प्रस्तावित किए जा रहे जोखिम के लिए मांगे जाने वाले किसी पर बिना मांगे तथ्यों को सही तरह से और पूर्ण रूप से स्वेच्छा से बताने का सकारात्मक कर्तव्य को कराने शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है ना। दोस्तों ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको सब, है ना। यह तथ्य ये भी ठीक है लगभग, है ना, प्रीमियम ठीक है। अब इसमें हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? मतलब इसका उत्तर नंबर 2, रमेश महेश को धमकी देता है कि उसमें अनुबंध हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे मार डालेगा। तो इस तरीके से समझौता नहीं हो सकता, तो इसका विकल्प हो गया 2। प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता? तीसरा है, रमेश के मित्र को, देखिए जब इंश्योरेंस हम कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है बीमा हित। बीमा हित हमेशा चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना बीमा करा रहे हैं और आपने नॉमिनी में अपने मित्र को रखा, यानी वो जो है संभव नहीं है कि आप अपने मित्र को नॉमिनी बनाएं, क्योंकि आपके न रहने पर आपके मित्र को किसी तरह का आर्थिक क्षति जो है वो नहीं होगी। मतलब आर्थिक हित जो है वो आपके परिवार का, आपके पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके जीवन पर है, ना कि आपके मित्र का। या ठीक है, तो इसलिए रिलेशनशिप जो है वो इसमें देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बीमा कराना चाहते हैं अपने पत्नी का या अपने बच्चे का, तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपके पत्नी या बच्चे के जीवन पर आपका बीमा हित तो दिखता है। ठीक है, यानी एक पिता का बच्चे पे, पत्नी का पति पे, पति का पत्नी पे, ये सब पे दिखता है। लेकिन एक मित्र के जीवन पर आपका बीमा हित नहीं है, आपके पड़ोसी के जीवन पर आपका बीमा हित नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये जरूरी है कि बीमा जब कराते हैं तो उसमें बीमा हित होना चाहिए। किसी अगला प्रश्न है, किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है? इसका उत्तर है 2, प्रतिफल। यानी मैंने बताया कि एक अनुबंध में फायदा दोनों को होना चाहिए। अगर फायदा नहीं है तो वो अनुबंध जो है वो नहीं माना जाएगा। ये प्रतिफल यानी जो बीमा कंपनी है उसका प्रतिफल ये है कि उसको पैसा मिलता है, और एक कस्टमर का प्रतिफल या ग्राहक का प्रतिफल ये है कि उसको उसके पैसे के बदले में उसे बीमा सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, गलत बयान के से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे से किया गया। एक गलत बयानबाजी, इसका विकल्प हो गया गलत बयानबाजी। खालिस्तान में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। तीसरा, दबाव। ठीक है, इसके बाद है, जीवन बीमा अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका उत्तर है तीसरा, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार दो पक्षों के बीच अनुबंध होता है। तो ये दोस्तों आप 1872 याद रखिएगा, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय अनुबंध अधिनियम याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप, मैं समझता हूँ, सब समझ गए होंगे। इनसे मिलता जुलता कोई भी सवाल अगर आ पाएगा तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? दोस्तों इसमें इसका जो उत्तर होगा वो नाबालिग होगा। नाबालिग व्यक्ति जो है वो जीवन बीमा का अनुबंध करने का योग्य इसलिए नहीं है कि नाबालिग जो है वो किसी तरह के अनुबंध में नहीं कर सकता, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिवालिया है, कोई व्यक्ति पागल है, तो वो भी जो है वो किसी भी अनुबंध में हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो बच्चे के कंडीशन में अगर किसी बच्चे को बीमा कराना है तो उसके माता पिता, अभिभावक उसके बिहाफ में साइन करके या अनुबंध करके बीमा करा सकते हैं, लेकिन बच्चा खुद जो है वो बीमा नहीं करा सकता। व्यवसाय मालिक करा सकता है, गृहिणी करा सकती है, और सरकारी कर्मचारी करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भावना के सिद्धांत को बताता है? तो मैंने आपको बताया था कि उसका परम सद्भावना का सिद्धांत जो है वो क्या है, इसलिए उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सिद्धांत के तहत आपको सारी चीज़ों को सही सही बताना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो बाद में इस सिद्धांत का उल्लंघन के तहत आपको जो संविदा है उसको निरस्त किया जा सकता है। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बीमा योग्य हित मैंने बताया था कि बीमा योग्य हित जो है व्यक्ति का अपने जीवन पर होता है, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन पर होता है, और दोस्तों के जीवन पर, पड़ोसी के जीवन पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3, मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, ये नहीं लिया जा सकता। उसका अगला प्रश्न है, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? तो इसमें है उत्तर एक है, बीमा कराते समय। यानी बीमा कराते समय ही ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है वो उसका बीमा हित है कि नहीं है, और जो बीमा करवा रहा है, जैसे बच्चे के लिए अगर पिता करवा रहा है तो बीमा हित को चेक कर किया जा सकता है। ठीक है, और एक बार अगर आपने बीमा कर दिया, बीमा कंपनी ने बीमा कर दिया, उसके बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि बीमा हित जो है उस आपका नहीं है। ठीक है, बीमा कराते समय ही आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न परिदृश्य में मृत्यु के नज़दीक कारण का पता लगाओ। यानी इसमें मृत्यु जो है, एक उदाहरण दिया है, घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है, जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। तो अब इसमें जो है मतलब परिस्थिति ये थी, जिस
तो अब उसमें मृत्यु का जो सही कारण है और सबसे नज़दीकी कारण है वो क्या माना जाएगा? इसमें चूँकि वो घोड़े से गिरा और पानी में पड़ा रहा और बाद में उसे पानी में पड़े रहने से निमोनिया हो गया। तो जो मृत्यु का जो मूल कारण है या सबसे नज़दीकी कारण है वो घोड़े से गिरना होगा, यानी दुर्घटना होगा। तो ये एक छोटा-सा केस स्टडी था। तो इसको मतलब हम समझने का कोशिश कर रहे थे कि कैसे मृत्यु का जो सही कारण है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है? कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस कंसेप्ट को, जो कानूनी सिद्धांत हैं बीमा के, उनको बेहतर समझ पाए होंगे। इसके अलावा आप अपने सीनियर से भी इस संबंध में डिस्कस कीजिए और आपके पास अगर कोई कोर्स मटेरियल हो तो उसको भी पढ़िए। अगले वीडियो में हम आपके साथ नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।